Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is High-Tech Hub and Spoke System for Healthcare. तो हम जानेंगे हाईटेक हब और स्पोक सिस्टम के बारे में हेल्थ केयर के लिए. ICMR and IISc will jointly develop a high-tech hub spoke system for improved healthcare. तो इस सिस्टम को कौन डेवलप कर रहा है? ICMR और IISc मिलकर डेवलप कर रहे हैं एक हाईटेक हब और स्पोक सिस्टम को, ताकि इंप्रूव किया जा सके हेल्थ केयर को. ये जो सिस्टम है ये कलेक्ट करेगा और क्रिएट करेगा डाटा को इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पूरे कंट्री में और फैसिलिटेट करेगा रिसर्च को. AI and Robotic Technology Park, a non-profit foundation promoted by IISc, will serve as the initiative partner for technology development and program management. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसको प्रमोट किया जाता है IISc के द्वारा, ये सर्व करेगा इनिशिएटिव पार्टनर के तौर पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए. By leveraging premier medical institution as hub and bringing together medicine and data science expert, the team driving this initiative will seek to standardize data collection from many spoke institution. और लीवरेज करके प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूशन को हब के तौर पे और एक साथ लाके मेडिसिन और डाटा साइंस एक्सपर्ट को, ये जो टीम है ये ड्राइव करेंगे इसको एक स्टैंडर्डाइज डाटा कलेक्शन के तौर पे बहुत सारे स्पोक इंस्टीट्यूशन के लिए, और ये मदद करेगा क्यूरेट करने में डाटा को. इसका मकसद है अवेलेबल कराया जाए ब्रॉडर कम्युनिटी को रिसर्चर और इनोवेटर का, जैसा कि एप्लीकेबल पॉलिसी और लॉ होगा उसके अनुसार. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम केयर फंड. तो हम जानेंगे पीएम केयर फंड के बारे में. पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. रिसेंटली रतन टाटा, केटी थॉमस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड करिया मुंडा फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैव बीन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ द पीएम केयर फंड. अभी हाल ही में जो रतन टाटा है, केटी थॉमस है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, और करिया मुंडा फॉर्मर डिप्टी स्पीकर, इन सबको अपॉइंट किया गया है ट्रस्टी के तौर पे पीएम केयर फंड का. पीएम केयर, पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड was launched in 2020 following COVID-19 to combat and containment and relief effort against the coronavirus outbreak and similar pandemic-like situation in the future. जो पीएम केयर, पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में कोविड-19 के दौरान, ताकि कॉम्बेट किया जा सके और कंटेन किया जा सके कोरोना वायरस के आउटब्रेक को और सिमिलर पेंडेमिक लाइक सिचुएशन को अपकमिंग फ्यूचर पे. कंट्रीब्यूशन इज वॉलेंट्री, नो बजट सपोर्ट, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो वॉलेंट्री होगा, कोई भी इसका बजट सपोर्ट नहीं होगा. पीएम इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, पीएम जो होंगे वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे पीएम केयर फंड के लिए. कंट्रीब्यूशन टू इट क्वालिफाई अंडर टैक्स बेनिफिट, जो कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंतर्गत उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा. इट हैज बीन क्रिएटेड नॉट बाय लॉ नॉट बाय नोटिफिकेशन, इसको क्रिएट किया गया है ना ही लॉ ना ही नोटिफिकेशन के द्वारा. मिनिमम डोनेशन एक्सेप्टेड इज ₹10, कम से कम जो डोनेशन है वो जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा वो ₹10 है. अदर सच फंड, पीएम केयर फंड के जैसा जो और भी फंड है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एट नेशनल लेवल अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 एंड ऑडिटेड बाय कैग. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, जिसको ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा. डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. PM National Relief Fund, it was established with public contribution to assist displaced person from Pakistan. It has the President of India and the Leader of Opposition also as trustee. और जो PM National Relief Fund है इसको एस्टेब्लिश किया गया पब्लिक कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, ताकि मदद किया जा सके डिस्प्लेस पर्सन को, जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस पर्सन है. इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ट्रस्टी है. नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, a national level scholarship was conducted recently. तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, एक नेशनल लेवल वर्कशॉप को कंडक्ट किया गया था अभी हाल ही में. ये अवार्ड करता है मेरिटोरियस स्टूडेंट को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, कि वो ड्रॉप आउट जो क्लास 8 का उसको ना करे. इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महारत्न कंपनी स्टेटस. पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम जानेंगे महारत्न कंपनी स्टेटस के बारे में. Power sector focused non-banking finance company REC Limited has been accorded the status of Maharatna Central Public Sector Enterprise. जो पावर सेक्टर फोकस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है REC लिमिटेड, उसको दिया गया है महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का ये टैग. तो इसका क्या बेनिफिट होता है जब महारत्न कंपनी स्टेटस मिल जाता है किसी भी कंपनी को? तो इट विल प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसको और ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अब मिलेगा. इट इम्पार्ट इनहेंस पावर टू द कंपनी बोर्ड व्हाइल टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, ये इनहेंस करता है पावर को कंपनी के बोर्ड का, ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सके.
REC can make equity investment to undertake financial joint venture and wholly owned subsidiary and undertake merger and acquisition in India and abroad. और जो REC है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर पे और होली ऑन सब्सिडरी पे ताकि मर्जर और एक्विजिशन हो सके इंडिया और अब्रॉड पे. REC कैन ऑल्सो इंटर इनटू टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर और अदर स्ट्रेटेजिक अलायंस. और REC जो है वो इंटर करता है टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर पे भी और अदर स्ट्रेटेजिक अलायंस पे भी. REC के बारे में हम जान ले. It was incorporated in 1969. REC focused on power sector, financing and development across India. इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1969 पे. REC फोकस करता है पावर सेक्टर, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट को लेकर पूरे भारत में. इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट पावर यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटी. ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट पावर यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटी को. REC has played a key role in the success of flagship scheme such as DDUGY, सौभाग्य and is currently the nodal agency for revamped distribution sector scheme. और जो REC है इसने प्ले किया है एक की रोल को सक्सेस में बहुत सारा फ्लैगशिप स्कीम का, जैसा कि आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना हो गया, सौभाग्य हो गया और करंटली ये नोडल एजेंसी है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के लिए भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जेंस पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट 3 फ्लैगशिप स्कीम. तो जो कन्वर्जेंस पोर्टल है गवर्नमेंट के 3 फ्लैगशिप स्कीम को लेके इसके बारे में हम जानेंगे इसका क्या बेनिफिट होगा. फिर ये जो तीनों स्कीम है इसको भी समझेंगे. The convergence portal between the Agriculture Infrastructure Fund, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprise Scheme and Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana was recently launched. जो convergence portal है Agriculture Infrastructure Fund AIF, प्रधान मंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज PMFME और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY का इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है. इसका बेनिफिट क्या होगा? इट विल अलो बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम टू अवेल फैसिलिटी हैसल फ्री. ये अलो करेगा जो बेनिफिशियरी होंगे इस स्कीम के कि वो अवेल कर सके फैसिलिटी को हैसल फ्री. बेनिफिशियरी विल ऑल्सो गेन एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन एट 3%. और बेनिफिशियरी को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन का 3% का. इस स्कीम के बारे में हम जान ले. AIF जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसको लॉन्च किया गया था 2020 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा. इसका मकसद है क्रिएट करना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रेडिट गारंटी के तौर पे और ये सपोर्ट करता है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन को. नेक्स्ट है आपका PMFME. इसको लॉन्च किया गया था 2020 पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ताकि इनहेंस किया जा सके कम्पिटिटिवनेस को माइक्रो इंटरप्राइज के लिए और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री एम्स टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम गेट टू रिटेल. तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. इसका मकसद है क्रिएट करना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को फार्म गेट से रिटेल तक के लिए. ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी लॉन्चेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ये क्या करेगा? टू प्रोवाइड डेप्थ फाइनेंस फैसिलिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट. ये प्रोवाइड करेगा डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट के लिए. कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ फॉर FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, PACS, स्टार्टअप, एग्री इंटरप्रेन्योर फॉर अदर फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटी. इसके लिए कॉर्पस रखा गया 1 लाख करोड़ का FPO, SSG, FPAC, स्टार्टअप, एग्री इंटरप्रेन्योर और जो अदर फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज है. इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 3% पर एनम का अप टू ₹2 करोड़ तक. मैक्सिमम पीरियड 7 ईयर्स का है. मोरेटोरियम जो है रिपेमेंट का 6 मंथ से 2 ईयर्स का दिया गया है. स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अगस्त 2020 से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट एनुअल ब्रेक थ्रो एजेंडा रिपोर्ट 2022. तो जो पहला एनुअल ब्रेक थ्रो एजेंडा रिपोर्ट है 2022 का इसके बारे में हम जानेंगे. फिर ये ब्रेक थ्रो एजेंडा होता है क्या इसको भी हम समझेंगे. A report on the progress of how countries have aligned their action plan and investment for clean technology commitment to mitigate climate change. ये एक रिपोर्ट है प्रोग्रेस का कि किस तरीके से कंट्री खुद को अलाइन कर रही है अपने एक्शन प्लान को लेकर और इन्वेस्टमेंट कर रही है क्लीन टेक्नोलॉजी कमिटमेंट को लेकर ताकि मिटिगेट किया जा सके क्लाइमेट चेंज को. व्हाट इज ब्रेक थ्रो एजेंडा? ब्रेक थ्रो एजेंडा से हम क्या समझते हैं? The Breakthrough Agenda is an unprecedented international clean technology plan to help keep 1.5 degrees Celsius in reach. It provides a framework for country and business to join up and strengthen their action every year. जो ब्रेक थ्रो एजेंडा है ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्लीन टेक्नोलॉजी प्लान है जो मदद करेगा जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में. ये प्रोवाइड करेगा एक फ्रेमवर्क कंट्रीज और बिजनेसेस को कि वो ज्वाइन अप करे और स्ट्रेंथन करे एक्शन को हर एक साल.
It has been released by the International Energy Agency, International Renewable Energy Agency and UN Climate Change High Level Champion. इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको रिलीज किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन के द्वारा। First set of agenda came up in COP26 last year, also known as Glasgow Blackthrow on sectors such as, जो पहला एजेंडा था इसका वो COP26 में लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, जिसको हम ग्लासगो ब्लैकथ्रो भी कहते हैं। किस सेक्टर के लिए, तो पावर, रोड, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, ये सारे सेक्टर जिसके लिए लॉन्च किया गया था, सबको हम एक एक करके समझेंगे। पावर, clean power is the most affordable and reliable option for all countries to meet their power need efficiently by 2030। जो क्लीन पावर है ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और रिलायबल ऑप्शन है सारे कंट्री के लिए कि वो पूरा करें अपने पावर नीड को एफिशिएंटली 2030 तक। रोड की अगर हम बात करें तो जीरो एमिशन व्हीकल द न्यू नॉर्मल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इन ऑल रीजन बाय 2030। जीरो एमिशन व्हीकल होना चाहिए नया, नॉर्मल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल हर एक रीजन के लिए 2030 तक। नेट जीरो एमिशन स्टील इज द प्रिफर्ड चॉइस इन ग्लोबल मार्केट, और जो नेट जीरो एमिशन स्टील है वो प्रिफर्ड चॉइस है ग्लोबल मार्केट के लिए। हाइड्रोजन के लिए अफोर्डेबल, रिन्यूएबल एंड लो कार्बन हाइड्रोजन ग्लोबली अवेलेबल बाय 2030। और एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन क्या है, सबका जो टारगेट है वो 2030 का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी। हम जानेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, ये होता क्या है, फिर क्यों आया न्यूज में, फिर WHO ने क्या रिकमेंड किया, पहले भी कंसिडर कर रखा है। A report by WHO has highlighted that non-communicable diseases are responsible for 74% of all death worldwide, but only 5% of healthcare aid goes to the prevention of NCD। एक जो रिपोर्ट है WHO का उसमें हाईलाइट किया गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो रिस्पॉन्सिबल है 74% सारे डेथ के लिए पूरे विश्व में। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जा रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, लेकिन सिर्फ 5% जो हेल्थ केयर एड है वो जाता है रोकने के लिए एनसीडी का। तो आप समझ सकते होंगे इसका रोल 74% है और रोकने के लिए ओनली 5% स्पेंड हो रहा है, मतलब बैलेंस एकदम नहीं है, इसमें बैलेंस की आवश्यकता है। व्हाट आर एनसीडी, एनसीडी है क्या, ये जो टर्म एनसीडी है ये रिफर्स करता है ग्रुप ऑफ कंडीशन को जो कि मेनली आपका एक्यूट इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके कारण लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसिक्वेंसेस को देखा जा सकता है, जिसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या केयर की आवश्यकता होती है। WHO क्या रिकमेंड करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोडमैप फॉर द ग्लोबल एक्शन प्लान 2023 to 2030 फॉर एनसीडी। इम्प्लीमेंट करना होगा रोडमैप को ग्लोबल एक्शन प्लान के लिए 2023 से 2030 तक के लिए एनसीडी के लिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। इंक्लूजन होना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्राइमरी हेल्थ केयर पे। टैक्स ऑन अनहेल्दी प्रोडक्ट, टैक्स लगाना चाहिए अनहेल्दी प्रोडक्ट में। ग्रेटर कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर करना होगा। प्रीवियसली जो क्या कहा गया था, WHO ग्लोबल एनसीडी कॉम्पैक्ट 2020 to 2030 was launched with the aim to accelerate progress on the prevention and control of NCD। जो WHO ग्लोबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉम्पैक्ट 2020 to 2030 था, जिसको लॉन्च किया गया था, इसका मकसद था एक्सेलरेट करना प्रोग्रेस को प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। इंडिया ने जीता है यूएन अवार्ड को हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए। हाइपर टेंशन कब होता है, जब ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है तो उसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोमिस्टोमा, तो हम जानेंगे टोमिस्टोमा के बारे में। इंक्रीजिंग ह्यूमन इंट्रूशन इनटू द हैबिट ऑफ टोमिस्टोमा ड्यू टू पाम ऑयल प्लांटेशन, इलीगल गोल्ड माइनिंग एंड सेटलमेंट मे बी काउजिंग इट टू अटैक पीपल इन इंडोनेशिया, अ न्यू स्टडी हैज सजेस्टेड। जो बढ़ा है ह्यूमन इंट्रूशन हैबिटेट में टोमिस्टोमा के पाम ऑयल प्लांटेशन, इलीगल गोल्ड माइनिंग और सेटलमेंट के लिए, इसके कारण अटैक कर रहे हैं ये पीपल पे इंडोनेशिया पे। एक जो नया स्टडी है वो बता रहा है टोमिस्टोमा स्लेगरेली is a shy and reclusive species that typically retreat from areas with a high degree of human activity। जो टोमिस्टोमा, जिसको कि हम टोमिस्टोमा स्लेगरेली के नाम से भी जानते हैं, ये एक साई रिक्लूसिव स्पीसीज है जो कि टिपिकली रिट्रीट कर जाता है वैसे एरिया से जहां पे हाई डिग्री होता है ह्यूमन एक्टिविटी का। इट इज ए क्रोकोडाइलियन फ्रेश वाटर स्पीसीज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि रिसेंटली ये न्यूज में आया है, ये है क्या, तो ये आपका क्रोकोडाइल का स्पीसीज है, फ्रेश वाटर स्पीसीज, जो कि आपका नेटिव है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसको हम फॉल्स घड़ियाल भी कहते हैं। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसको इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं टोमिस्टोमा स्पीसीज को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.